आयोजक जो पार्टियां हैं, कॉमरेड है, उनके माध्यम से और बृहद कार्यक्रम बनाए जाए, विशाल कार्यक्रम बनाया जाए। इंडिया के हर एक स्टेट में नहीं, पूरे ग्लोबल में, पूरे विश्व में इसको व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि करने के लिए ठोस एउटा मूर्त योजना बनाया जाए। इसके लिए हम भी हर एक तरह से हम सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस कार्यक्रम प्रति एक विबद्धता जनाते हैं और मैं समय ज्यादा न लेते हुए कॉमरेडों ने जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये बहुत समय सांदर्भिक है, बहुत जनता के, राष्ट्र के, विश्व के, मानव समाज के हित और उसके समर्थन और समर्थन में है। इसको विकसित और इसको सुदृढ़ करने के लिए हमें जनता के बीच में जाना होगा, जनता को संगठित करना ही होगा, जनता की चेतना को अभिवृद्धि करना ही होगा। इसलिए जो साम्राज्यवाद का सीमित संतुलन, प्रकृति का संतुलन संतुलित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम का आयोजन करके, कभी स्विट्जरलैंड में, कभी नेपाल में, कभी चीन में, कभी चार बैठ करके जो अपने निज स्वार्थ के लिए जो प्रकृति को एउटा असंतुलित करके उसको संतुलन बिगाड़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमें सशक्त प्रकार का आंदोलन संगठित करना होगा। ये आंदोलन संगठित करके ही हम ये पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम एउटा ठोस एउटा मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी संगठन, मार्क्सवादी विचार, मार्क्सवादी दर्शन के बिना हम नहीं कर सकते। चाहे कोई भी कहे विचार के बिना करते हैं, नहीं, विचार और राजनीति एक एउटा दिशा निर्देश होने से हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके लिए जनता को सचेत करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस कार्यक्रम प्रति हमारा संगठन भी, हम ये भाकपा माले का बहुत पहले से हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है, बहुत हमारा सरोकार रहा है, हम सहकार्य करते आए हुए और भी हम आगे भविष्य में और सुदृढ़ और व्यवस्थित और योजनाबद्ध प्रकार से और विशाल हर एक स्तर में भी, हर एक स्टेट का, हर एक राज्य में ये कार्यक्रम करने के लिए हम कॉमरेडों को हम आश्वासन देते हुए ये कार्यक्रम प्रति हमारा प्रतिबद्धता, एकबद्धता जाहिर करते हुए मैं यहाँ से विदा होता हूँ। करने दिया जाएगा। नाम और संगठन का नाम बोलती है। हाँ, कॉमरेड रामचंद्र जी और मंच पर बैठे और कॉमरेड, मैं बहुजन ब्राह्मण से हूँ, असरार खान मेरा नाम है। और आज थॉमस मैथ्यू साहब को भी यहाँ होना था, वो कन्वीनर हैं बहुजन ब्राह्मण के, और इस विषय पर उनको भी बहुत चिंता है। मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात कहना चाहूँगा। ये समस्या किसी गांव, किसी प्रदेश का नहीं है, तो सबको मालूम है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। और जैसा कि अभी एक कॉमरेड बोल रहे थे कि इसमें गरीब या अमीर किसी एक के बारे में बात नहीं है, मरेंगे तो सभी मरेंगे, डूबेंगे तो सभी डूबेंगे। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, उसमें वो चीन ने एक जहाज बनाया था। वो फिल्म मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा था। जितना देखा था उसमें यही था कि वो एक जहाज बनाया था चीन ने, तो जो पैसे वाले थे वो उस जहाज पर सवार होने के लिए जगह जगह से भागे थे। अंततः सभी लोग डूबे, लेकिन उस जहाज में कुछ लोग जो पहुंच गए थे किसी तरह से बच गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि पैसे वाले वहां भी बच जाएंगे, ऐसा संभव है। तो पैसे वाले सबसे बाद में मरेंगे, वो बात एकदम से सत्य नहीं है जो कॉमरेड बोल रहे थे कि सब मरेंगे। गरीब पहले मरता है, गरीब पहले मरेगा, गरीब आज भी मर रहा है, और अमीर जो है वो अंत में मरेगा, क्योंकि पैसे के बल पर वो कुछ दिन ज्यादा जीवित रह सकता है। आज ही एक खबर छपी है कि अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल किडनी बनाया, और वो किडनी जो है वास्तविक किडनी से ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा था कि असल में दुनिया को देखने का जो
हमारे पास अभी जो मंच पर कामरेड रामचंद्रन जी बैठे हैं, वो जिस नजरिए को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उस नजरिए का बड़ा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। मसलन मार्क्सवाद लेनिनवाद। मैं यहाँ मार्क्सवाद और लेनिनवाद को चैलेंज करने नहीं आया, बल्कि अभी दुनिया की मानवता को, दुनिया के जन आंदोलनों को, विश्व में क्रांति को मार्क्सवाद लेनिनवाद की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए मैं किसी विचारधारा को ये कह के नहीं खारिज कर सकता हूं कि ये संपूर्ण दुनिया की लड़ाई है और इसमें संपूर्ण दुनिया का नुकसान होगा या संपूर्ण दुनिया का फायदा होगा। दोस्तों, हम लाल झंडे वाले हैं, इस पे हमें गर्व है। लाल झंडा एक ऐसी विचारधारा है, मैं एमएल और सीपीआई आईएम की बात नहीं कर रहा, मैं मार्क्सवाद और लेनिनवाद की बात कर रहा हूं। दुनिया की कोई भी मानवता की बड़ी से बड़ी लड़ाई कम्युनिस्ट ही लड़ेगा, मार्क्सवाद ही लड़ेगा, लेनिनवाद ही लड़ेगा। जो दुनिया को उजाड़ रहा है, आज सबको मालूम है, ग्रीन हाउस गैस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पैदा कर रहा है? अमेरिका पैदा कर रहा है। और यही अमेरिका का राष्ट्रपति पिछले साल जब कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ था पर्यावरण पर, 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद थे, उसमें ओबामा भी गया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी गए थे। लेकिन क्या वजह है कि आज काकुन में, मैक्सिको के शहर में जब यह सम्मेलन हो रहा है, उसमें भारत का एक प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचा है। वहां पर एक तिरंगा झंडा लगा दिया गया है, वहां अभी तक एक आदमी भारत का अधिकारी पहुंचकर अपने दस्तखत नहीं किया है कि मैं यहां आ गया हूं सम्मेलन को अटेंड करने। ये आज की ताजा खबर आपको मैं बता रहा हूं। तो सरकार की जो उदासीनता है, हमें यहां पे क्रांतिकारी कार्यक्रम लेने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हमें सरकार की उदासीनता के खिलाफ लड़ना है, हमें अमेरिका की उदासीनता के खिलाफ लड़ना है। हमें जो 100 खरब डॉलर रुपया रखा, 100 खरब रुपया रखा गया था पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, उस कोष का क्या हुआ? वो कोष कहां खत्म कर दिया गया? कितना क्यों कम कर दिया गया? और जो कोष बचा, उतना कोष तो सिर्फ पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है उसी पर खत्म हो गया। इसलिए यह एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है, मैं मानता हूं। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान की चिंता किसको है? मार्क्सवादियों को है, लेनिनवादियों को है, इन लोगों को नहीं है। मैं रूस या चीन की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, जो थोड़ा बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं दुनिया में, हम उन्हीं को छुरा लेकर उन्हीं का गला काटने लगे, ये मैं ऐसा नहीं सोचता। जो सीधे सीधे दुनिया का गला काट रहा है और सारी दुनिया को दिख रहा है, पहले हमारा हमला उस पर होना चाहिए। नंबर 1 एनिमी इस दुनिया का अमेरिका है, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे वो दूसरे मामले हो, चाहे वो दुनिया में साम्राज्यवाद फैला करके दूसरे देशों के हत्या भी करता हो, दूसरे देशों में अपने प्लांट लगाता हो, दूसरे देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा है। साथियों, समय कम है, शायद मैं ज्यादा बोल गया, किसी और मौके पर बोलूंगा। कामरेड रामचंद्रन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पे हम सारे लोगों को इकट्ठा किया और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। लेकिन एक मार्क्सिस्ट होने के नाते, एक कम्युनिस्ट होने के नाते, एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते कि जब किसी को भूखा देखता हूं, जब किसी को निर्वस्त्र देखता हूं, जब किसी को बेघर देखता हूं, तो कलेजा फट जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर्यावरण से पहले हमें मानवता की लड़ाई लड़नी होगी, रोटी की लड़ाई लड़नी होगी, और उसी रोटी की लड़ाई से इस लड़ाई को भी हम लड़ सकते हैं। ये मेरा विचार है साथियों। लास्ट से मेरा नेपाल से संबंध है र रामचंद्रन जी से लंबा समय से हमारी
जब जनसंख्या जो इकट्ठा करके जब हमारा हर एक काम जो है जब सफल होता है, तो जैसा मैंने इधर लिखा तो था, लेकिन ये जो है इसके थोड़ा सा विपरीत भी हो सकता है, लेकिन ये सब इसके साथ में एक चीज भी है जो अभी हो रहा है। जैसा किसान, एक गवर्नमेंट हमेशा तो ये करती है कि जो हमारी जनता के फायदे के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जितना भी आधुनिकीकरण हुआ है उसमें मानव जाति को नष्ट किया गया है। जैसा आपको यूरिया खेती के लिए जो यूरिया सप्लाई करती है, इतने लाखों किसान हत्या कर चुके हैं। ऐसे जो भी प्रोजेक्ट लेके आती है, कुछ धीरे धीरे के लोगों के लिए मनोरंजन के लिए होती है, न कि मानव समाज का फायदा के लिए होती है। इसके लिए जो पर्यावरण जो शब्द है और जो ग्लोबलाइजेशन जो शब्द है, तो ऐसे ही जैसा हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हर एक जगह में मीटिंग हो रहा है, मीटिंग भी हो रहा है, हर एक पार्टियां मीटिंग कर रही है, लेकिन ये जो एशिया और यूरोप कंट्री मतलब जगह जगह दुनिया में हो रही है, लेकिन खाली मीटिंग ही होती है, लेकिन इसको कोई कम करने का आइडिया किसी ने आज तक मैंने पेपर में भी नहीं देखा है, ना आपको कोई टीवी में भी नहीं देखा है। खाली एक ही तरफ जा रहा है कि ये आधुनिक का मतलब जैसा मनी का होल, जैसा मानव समाज एक मनी बन गया है, मतलब पैसा। अभी किसी भी परिवार में हम देखते हैं कि चाहे बहू बेटी माँ पोती जो भी हो, तो घर में आपको इतना असंतोष फैल गया है। जैसा पर्यावरण से मानव समाज को नष्ट कर रहा है, उसी तरह से घर को भी नष्ट कर रहा है। ये खाली एक ही चीज है, पर्सनैलिटी, न बाप न बेटा न बेटी न किसी को नहीं समझने का, इस तरह का एक प्रदूषण फैल गया है। तो ऐसे ही किसान लोग मतलब जितना दुनिया के अंदर मतलब भारत के अंदर जितना हत्या हुआ है अभी जो 10 साल के अंदर, शायद दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। इसके लिए जो पर्यावरण जो शब्द है, जैसा एक कम्युनिटी बोल के गए, तो हम लोग को दोनों चीज को साथ में लेके जाना चाहिए। एक तो हमारा जो सिद्धांत आंदोलन, और दूसरा इसी सब्जेक्ट को पर्यावरण ग्लोबलाइजेशन को साथ में लेके चलना चाहिए। दोस्तों, मुझे बड़ा देख के दुख होता है, हमारी कम्युनिटी में बहुत सी चीज की कमियां हैं। ये कमियां है, ये संकोची विचार हम लोग क्यों पनप नहीं रहे। हमने अपना जिंदगी कईयों कम्युनिटियों ने कईयों साल से लगाया गया, लेकिन हमारे में जो एक संकोची भावना है एक दूसरे के ऊपर, तो जब तक कि हम नहीं निकालेंगे, ना हम पर्यावरण में बन पाएंगे, ना ग्लोबलाइजेशन में आगे बढ़ेंगे, ना पार्टी में बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे कहीं रह जाएंगे। जैसा आपको आज से 15-20 साल पहले तो ये महाधिवेशन में गया था, छठो महाधिवेशन काठमांडू में। उस समय पौने 300 से 300 ग्रुप के कम्युनिस्ट के, लेकिन बहुत से विचार में आपको इसने मेल खाती है, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं होती? आपको विचार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पार्टी कमान संभालेगा तो पार्टी का कमान बनते रहेगा। संकोची विचार से आपको जगह जगह उन्होंने अपना जीवन अपना लोगों का जीवन तक अंधेरों में डाला है। इसके लिए मैं आप लोग के सामने ये पर्यावरण दिवस के अवसर में मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये संकोची विचार ऐसा कि पूंजीवादी ढांचे में घर में असंकोच फैल रहा है, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, तो हमारे में ऐसा किसी का पूंजीवादी किसी का ढांचे में तो असंतोष जैसा पर्यावरण असंतोष फैला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोग से नम्र निवेदन करता हूँ, जिस रास्ते से जिस रहन सहन से आप लोग हम लोग सब चल रहे हैं, इसी को हमें बदलाव लाना चाहिए। हम लोग जैसा कि नेपाल के अंदर आप देख रहे हैं 62% वामपंथी होने के नाते, तो वामपंथी कोई कांग्रेस के पास जा रहा है, कोई आपको राजा के पास जा रहा है। अभी देखिए वामपंथी हम कहाँ वामपंथी रहे। इसके लिए हमको जैसे ना बैठ के इसको बहस करके ये ऐसा जो प्रदूषण है पहला अपना बॉडी से और अपना पार्टियों से निकालने के बाद हम लोग पूरा दुनिया में अपना बना पाएंगे और हम लोग विजय हासिल करेंगे। इस पर्यावरण के लिए मैं आपको 1 हफ्ते का
साउथ एशिया का प्रोग्राम था, उस समय भी मैं गया था, तो काफी चर्चाएं हुई थी। आपको अलग संगठन से निकलती है, तो ये जो रामचंद्र जी ने इस तरीके का जो माहौल मतलब इसको स्टेप उठाया है, इसको पहला तो अपना शरीर से प्रदूषण निकालिए, उसके बाद में परिवार आपको संबंधित पार्टियों से निकालिए, उसके बाद में मतलब दुनिया में निकालने की कोशिश करना चाहिए। इतना ही बोल के मैं अपना 2 शब्द बोलने के लिए जो अवसर दिया गया, तो यही समाप्त करता हूँ। लाल साहब और सर सब दोस्तों से प्रार्थना है और सबको अपना अपना राय बोलना चाहिए। हम लोग जो अभी एक खास मुद्दे के ऊपर जोर देते हुए हम सबको जो है उसी मुद्दे के ऊपर सबको अपना विषय बोलना चाहिए। बाकी जो मतभेद है वो बाद में सिद्ध करेंगे। मेरा नाम प्रफुल्ल सामंत है, उड़ीसा के जनानों के साथ जुड़ा हुआ है। जनानों राष्ट्रीय समन्वय है, एनएचएम का एक भी आवाज रेडियो सदस्य। ये आज जो पर्यावरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा रखा गया है और आज भी चर्चा हो रही है, तो ऑर्गेनाइजर को, संगठन को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जो बात आई उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि अभी जो देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो ग्लोबल वार्मिंग बात हो रही, हमारे ग्लोबल वार्मिंग की चीज ऐसी नहीं है कि उसका जो समाधान कोई एक निर्दिष्ट काम हो सकता है, कोई सवाल से उत्तर हो सकता है। मगर अभी जो विकास की नीति अभी नहीं है, बहुत दिन से 200 साल से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद यूरोप से लेकर अमेरिका और अभी हर राष्ट्र, तो उसका नतीजा है, उसको हम मानना। इंडस्ट्री की जरूरत है नहीं कि दूसरा सवाल, मगर जिस तरह इंडस्ट्रियल व शिल्प क्रांति के नाते जो सभ्यता हो रही और उसके साथ जुड़ा है जो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, और ये उपभोक्तावाद पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है, ये भी हम जानते हैं और ये भी सही है। पूंजीवाद के खिलाफ ये समाजवादी हो, कम्युनिस्ट हो, और गए कम्युनिस्ट के बाद जो ह्यूमनिस्ट हो, जो पूंजीवाद के खिलाफ है, उन्होंने उपभोक्तावाद के खिलाफ एक ही सोच नहीं, सोच तो बदल जाता है। तो आज के दिन में अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए अभी जो विकास का रास्ता है और विकास के जो भी हो, ये पूंजीवादी हो और पूंजीवादी के खिलाफ, हम टेक्नोलॉजी को लेकर क्या सोच रहे हैं, इसका भी हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान को नाकार नहीं कर सकता, मगर विज्ञान और टेक्नोलॉजी ये दोनों एक ही नहीं है। विज्ञान, साइंस इज द मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई इसका अर्थ ये नहीं है जो विज्ञान मानते टेक्नोलॉजी इनएविटेबल है, ये नहीं है। विज्ञान इनएविटेबल है, विज्ञान अनिवार्य है, साइंस अनिवार्य है,
नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति में जो श्रृंखला है, जो नियम है, उसमें वहां से ही साइंस की जन्म है, साइंस का पैदा हुआ है। साइंस जो हम लाए हैं उनसे लाए हैं। मगर जो टेक्नोलॉजी की बात, ये हमको सोचना है कि ये टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन के नाते, एक नई आविष्कार के नाते, अगर जो भी हो सकता है टेक्नोलॉजी विज्ञान से ये पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है ये सच है। विज्ञान सच है मगर टेक्नोलॉजी सच नहीं। टेक्नोलॉजी झूठा भी हो सकता है और होता रहा। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में हमारा सोच क्या होना चाहिए, उनके ऊपर नियंत्रण कैसा बनाना है, और टेक्नोलॉजी के साथ जो अभी पूंजी का जो संपर्क है, कारण जिसके पास पूंजी है उसके पास टेक्नोलॉजी है, और जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है वो उनके जरिए से पूंजी को इकट्ठा करता है, पूंजी की सूची का एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ हो सकता है। तो वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक है परिवेश पर, प्राकृतिक संसाधन पर, क्योंकि उनका जो दोहन, प्राकृतिक संसाधन का दोहन किसके हाथ है अभी? वो पूंजी जैसा है, पूंजी के साथ जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों जिसके साथ है वो दोहन करता है। और दोहन मीन्स ऐसा नहीं कि मानव समाज के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ये पूरा एक्सप्लॉइटेशन है, ये संपूर्ण एक्सप्लॉइटेशन है। एक्सप्लोरेशन के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, खत्म किया जाता है, और उससे जो पूंजी का और पूंजी से पूंजी और बढ़ाता जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल होता है। ये सबसे ज्यादा, एक तो बराबरी पैदा होता है, उससे साथ ही साथ जो लोगों के हाथ में उनका जो अधिकार है प्राकृतिक संसाधन उनसे छीन लिया जाता है। सो इसको कैसे चैलेंज किया जाए? तो इसमें इसके लिए तो हर राज्य में, हर राष्ट्र में राजनीति की जरूरत है। ऐसा नहीं कि गैर राजनीति से हम हमला करते हैं। राजनीति डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन, कंट्रोल साइंस, कंट्रोल टेक्नोलॉजी, कंट्रोल एंड also capital, or also politics can also defeat those things, defeat capital, defeat also all these exploitation. तो पॉलिटिक्स की जरूरत है, मगर किस तरह क्या पॉलिटिक्स का रास्ता क्या होना चाहिए, सोच क्या होना चाहिए, वे भी हम लोग के साथ किस तरह हम उनके पास जाएंगे, और एक अल्टरनेटिव राजनीति, एक विकल्प की राजनीति की जरूरत है विकल्प विकास की, और विकल्प विकास का नीति उनके साथ टेक्नोलॉजी क्या, हमारा सोच क्या होना चाहिए उनके पर, वही सबसे बड़ा जरूरत है आज के। और हमारे देश हम देखते रहते हैं, वहां बहुत ज्यादा जमानों को देखो, ये भी एक हमारे लिए सोच चैलेंज है। ये कम्युनिस्ट के पार्टियों के लिए है, जो मार्क्सवादी विचार में विश्वास करते उनके भी चैलेंज है, और जो मार्क्सिस्ट नहीं गांधीवादी है मगर कैपिटलिज्म को और कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म को विरोध करते उनके भी रहे, और जो मानववादी के नाते भी काम करते हैं वो पूंजीवाद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी ये चैलेंज है कि किस तरह हम जब अभी देखते रहे जनार्दन को, किस दिमाग में सोचेंगे, किस दृष्टिभंगी में देखेंगे, और इसके साथ हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए, और ज्यादा जनार्दन की जरूरत है, उसमें हम क्या काम करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों कि अभी जो जितना जनांदन हो रहा है विकास के खिलाफ और विस्थापन के खिलाफ, उसको हम किस तरह से देखेंगे? वहां से मार्क्सिस्ट नहीं है, बहुत जगह वहां में गांधीवादी भी नहीं है, मगर लोग ये जो विरोध करते हैं उसके पीछे ये कैपिटलिज्म और टेक्नोलॉजी को ये विरोध है सब जगह, उसको हम मानना चाहिए। तो उसको लेकर जिस तरह हम उसको एक जो पूंजीवादी और साम्राज्यवादी विरोधी राजनीति बनाने के लिए हम भी योगदान करेंगे, और टेक्नोलॉजी के खिलाफ जो एक्सप्लॉइटेशन है, तो उसको लुटारायण है, लूट होता है, उसके खिलाफ किस तरह होना है, क्योंकि जन विस्थापन आंदोलन कलिंगनगर से लेकर उड़ीसा से, तो उसको से खिलाफ लेकर, और ये झारखंड और
भी जो खनिज पदार्थ है उसको एक्सप्लॉइटेशन करने में जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसके खिलाफ जो लोग लड़ते हैं और शेष के विरोध में जो लड़ते हैं वही नीम पर्यावरण को बचाने के लिए है। जमीन को बचा या पानी को बचा या खनिज को खनन के विरोध में जो हो विस्थापन आंदोलन हो रहा है वो पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक मकसद है। तो इस तरह आंदोलन को जिस तरह हम इकट्ठा करके उनके साथ योगदान करेंगे उससे और एक राष्ट्रीय आंदोलन बना करके एक अंतरराष्ट्रीय और स्टेज बना सकते हैं। तो मुझे लगता है इस बारे में हमको गंभीर से सोचना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। नमस्ते, जय हिंद और सबको धन्यवाद। और कोई साथी दोस्त अभी दोस्तों ये जो विषय के ऊपर हमने जब पहले चर्चा किया था ये दिल्ली प्लेटफॉर्म के साथ, उसके बाद हमने जो है ये शुरुआत किया ये वॉल बुक करने के साथ साथ हमने कम से कम 1500 लोगों को ईमेल में मैसेज किया। दिल्ली में 1500 लोगों को ईमेल में मैसेज भेज दिया जो इन विषयों के बारे में कुछ बोलते रहते हैं। उसी तरह जो है कई सारा संगठन जितना भी वामपंथी प्रगतिशील जनवादी जो बोल रहा है जितना संगठन का सबका ईमेल हमारे पास है, हम सबको जानकारी दिया। अभी हमारे लिए जो है एक मुश्किल का बात है दिल्ली में, क्योंकि हमारा संगठन दिल्ली में हम लोग संगठित नहीं है। लेकिन आज का दिन में मुंबई में या जैतापुर में, केरल में, तमिलनाडु में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में सौ करके हमें छत्तीसगढ़ में मैंने टेलीफोन किया था। आज सुबह से जो सेमिनार शुरू किया उसमें 400 लोग भाग गए हैं। मतलब बहुत मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहा है क्योंकि हमारा संगठन भी मजबूत है और साथ साथ बाकी संगठन को बुलाने में हम लोग सफल हो गया। तो इसलिए एक तो स्थापित होता है काली विचार में जो है अपने आप तो कुछ होगा नहीं, इसलिए संगठन को सबको सोचना पड़ेगा क्योंकि सब संगठन तो इस विषय के बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं, ऐसा उनका राय है, हम भी इसके ऊपर विचार करते हैं। लेकिन क्या है अभी एकजुट होकर के इस विषय के ऊपर चर्चा करके एक कार्यक्रम तैयार करने के विषय में आता है तो लोग सामने आते हैं। अभी दिल्ली में जो एक कार्यक्रम करना है हमारा तो एक निर्णय था, दिल्ली में हम किसी भी एक कार्यक्रम करेंगे क्योंकि दिल्ली तो भारत की राजधानी है। राजनीतिक निर्णय सब तो दिल्ली में रहता है। केंद्र सरकार का नीतियों का शुरुआत जो है दिल्ली से होता है, तो इसलिए दिल्ली में जो है एक कार्यक्रम करना है, तो इसलिए दिल्ली में सबका हेडक्वार्टर है। अभी जितना हम जानते हैं अभी कोई बोल सकता है आज का दिन में सरकार का कुछ कार्यक्रम सरकारी मंत्रालय के नेतृत्व में हो सकता है, लेकिन अन्य कुछ कार्यक्रम कोई संगठन आज आयोजित नहीं कर रहे, तब सब लोग इसमें शामिल हो सकते थे लेकिन कोई आए नहीं। इसका मतलब जो है बोलना और करना में तो बहुत फर्क है, एक अंतर विरोध है। बोलता है लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर जब इतना एक खतरनाक स्थिति में विश्व पहुंच गया है कुछ करना तो है, उसके लिए हमको बात मिलकर के चर्चा करना है और चर्चा करने के लिए भी एक विषय तो बहुत जरूरी चीज है। अलग अलग संगठन को अलग अलग राजनीतिक लाइन जब हम लोग जब मिल रहा है विश्व जनता ये खतरा को सामना कर रहा है, इसको सामना करने के लिए हम लोग एक साथ हो रहे हैं। बाकी विषय में हमारा मतभेद होगा, अगर वो जो मतभेद का विषय अपना अपना संगठन में चर्चा करना ठीक है, अपना अपना संगठन को चर्चा करो, संगठन को विकास करो। हम लोग इधर किसके लिए आया है? हम लोग जो है जो विश्व स्तर पर पर्यावरण का प्रदूषण के कारण जो एक कैटास्ट्रोफी होता है
एक बहुत खतरनाक स्थिति में हम लोग पहुंच गया है इसके खिलाफ लड़ने के लिए। और वो जो किसी लड़ने के टाइम में अपना अपना मतभेद को लेकर के एकदम सिद्धांत को लेकर चर्चा शुरू करेंगे, जो कुछ एकता है 20-25 आदमी इकट्ठा हो गया वो भी बिगड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो है एकता और संघर्ष एक सिद्धांत होता है। हम संघर्ष तो करता है, अपना अपना संघर्ष को अपना अपना विचार है, ये व्यक्तियों को अपना विचार है, विचार चाहिए, अपना अपना संघर्ष को बनाइए, अपना विचार के आधार पर लोगों को इकट्ठा कीजिए, सब कीजिए, लेकिन एकता तो चाहिए। सब लोग एक ही करता है, जब विश्व जनता एक खतरा में है उनको बचाने के लिए एकता तो चाहिए। वो एकता में मतभेद के बावजूद हमको इकट्ठा होना चाहिए और मतभेद के बावजूद एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब अभी हमारा भाकपा माले का अलग अलग कार्यक्रम है, हम मजदूर क्षेत्र में कार्यक्रम है, किसान क्षेत्र में कार्यक्रम है, बहुत सारा कार्यक्रम को लेकर अपना अपना क्षेत्र में लड़ता है। लेकिन साथ साथ जो है ये जो लड़ाई सब जो है अगर मानव राशि रहेगी तब तो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए ये लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में जो वर्ग संघर्ष हो रहा है, ये वर्ग संघर्ष भी तब महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ सकता है कि मानव राशि रहेगी। और आज मानव राशि रहेगा नहीं रहेंगे ऐसे स्थिति पैदा हो गया, हमको सैद्धांतिक मतभेद के बाद भी एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। अभी देखिए उस तरफ देखिए कानपुर में अभी हम लोग जो इतना कम लोगों से मीटिंग करना है टाइम में कानपुर में सम्मेलन चल रहा है। जैसे साथी असरा ने बोला है भारत का प्रतिनिधि पहुंचा नहीं होगा और कोई भी मेक्सिको का प्रेसिडेंट और बोलीविया का प्रेसिडेंट को छोड़ करके कोई नेता उधर पहुंचा नहीं है, कोई मंत्री भी नहीं पूछा है, क्योंकि जो अधिकार में है साम्राज्यवादी ताकत और उसका दलाल और उसका हित में काम करने वाला वो सब एकजुट है। हमको अपना संपन्न लोगों का हित में इस विकास नीति जो विकास होता है इसको आगे बढ़ाना है। हम पर्यावरण को जो भी होने दो, हम जो है इस विकास नीति को लेकर आगे जाएंगे। उन्होंने निर्णय लिया हुआ है, उनका साथ एकता है, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल को छोड़ दिया, बाली का सम्मेलन विफल हो गया, कोपेनहेगन का विफल हो गया, कानपुर उससे भी विफल हो गया। कुछ सम्मेलन आगे सम्मेलन करने का कोई मतलब नहीं लगा, क्योंकि वो लोग जो है एकजुट है। इसी विकास नीति 8% 9% वोट करके विनाशकारी तरीके से वो आगे ले जाएंगे। तो उस समय जो है हमारा जिम्मेदारी है, हम लोग जो है जितने लोग इकट्ठा कर सकते हैं उनको इकट्ठा करके हमको इस संघर्ष को आगे लेके जाना चाहिए। उसमें मेरा एक रिक्वेस्ट है, अपना अपना संगठन को बनाइए, लेकिन अपना संगठन को बनाने के लिए इस मंच को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम तो भाकपा माले को बनाने के लिए इस मंच को इस्तेमाल करेंगे और दिल्ली प्लेटफॉर्म को विकास करने के लिए गवर्नमेंट नागरिक प्रयास करेंगे तो हमारा एकता भी खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने उद्देश्य किया था, हम लोग सीधे तरीके से बात करेंगे, सब लोग अपना अपना बाइक बोलेंगे और उसके आधार पर आने वाला दिनों में हम लोग मिलकर एक मंच बनाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। एक मंच तो चाहिए, क्योंकि अभी बहुत लोग जो है बहुत लड़ाई किया है। देखिए आप अस्तित्व तो इधर है, अभी मेरा परिचय करता हूँ, असद अभी भी बोलना चाहिए। भारत में जो है पर्यावरण को लेकर क्या कोई आंदोलन नहीं हो गया, बहुत सारा आंदोलन हो गया। जो स्थानीय स्तर पर जो आंदोलन हो गया, सब अभी भी जो है बहुत सारा संगठन भारत में है, कम से कम 5 लाख संगठन जो है लोकल लेवल में कुछ न कुछ करता रहता है। लेकिन 5 लाख संगठन जब सीमित तरीके से अपना अपना क्षेत्र में जो करता रहता है, क्या उनको मालूम नहीं है दुनिया स्तर पर ये जो खतरा जो पैदा हो रहा है? क्यों ये स्थानीय स्तर का संघर्ष को जो दुनिया स्तर का संघर्ष के साथ जोड़ता नहीं है, राज्य स्तर का संघर्ष में जोड़ता नहीं है, राष्ट्रव्यापी संघर्ष में जोड़ता नहीं है? समझन जी, क्योंकि ये सब जो राजनीति के बिना बोलता है और जो लोकल संघर्ष को महत्व सब कुछ लोकल है बोलने वाला जो है, कोई भी व्यवस्था के खिलाफ, वर्तमान विकास नीति के खिलाफ, उसको बनाने वाला व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के तैयार नहीं है। यही है समस्या, समस्या यही है। तो इसलिए जो है वो सब
जो संघर्ष करता रहता है, बोलेगा तो हम तो बहुत बड़ा भाषण देंगे, हम तो इसको रोका। और हमने देखा है जैसे केरला में जो है प्लाचिपड़ा में जो कोका कोला के खिलाफ संघर्ष हो गया था, सब प्लाचिपड़ा में संघर्ष करते थे। तब हम लोग बोला नहीं, खाली प्लाचिपड़ा में संघर्ष करने से नहीं होगा। प्लाचिपड़ा में समस्या है, लेकिन कोका कोला का समस्या पीने का पानी का समस्या है। तो इसलिए इसको राजनीतिक तरीके से लेके जाना चाहिए, सरकार के खिलाफ संघर्ष में लेके जाना चाहिए। हमने ये संघर्ष जो है चुनाव में शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ संघर्ष में परिवर्तन कर दिया। आखिर में जो है कोका कोला का फैक्ट्री बंद हो गया। उसके एक बड़ा उदाहरण जो बोल गया है, पीने का पानी जो बिक्री करने का कंपनियों को लूट के खिलाफ जो है एक आंदोलन तक बढ़ आ गया। और वो आंदोलन से जो है मोराइस जो है आज बड़ी का प्रेसिडेंट बन गया, सब कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भगा दिया, कम से कम बोलीविया में पानी को बचाया और वह सब प्रगतिशील लोगों को लेकर सरकार बनाया और अपना संपत्ति को लूटने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भगाया। राजनीति बहुत है, मोराइस जो है राजनीतिक तरीके से काम किया है, मतलब जो है एक प्रयास ही नहीं था। और ये जो प्रयास जो है आज अभी केरला में जो है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड जो है एंडोसल्फान पैदा कर रहा है। एंडोसल्फान का विषय को लेकर कम से कम 5000 एनजीओ पत्रिका निकालता है, भाषण देता है, सब कुछ करता है, लेकिन एंडोसल्फान का उत्पादन बंद करने को नारा नहीं दिया। तो अभी हम लोग जो है एंडोसल्फान का उत्पादन बंद करने के लिए फैक्ट्री के सामने संघर्ष शुरू किया है। और इस संघर्ष हमारा प्रदेश है कुछ महीनों के अंदर जो है एंडोसल्फान का उत्पादन बंद करने का अवस्था में संघर्ष को आगे लेके जाएंगे, नहीं तो फैक्ट्री को तोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, एंडोसल्फान बनाने नहीं देंगे। मतलब स्थानीय स्तर का संघर्ष और राष्ट्रव्यापी संघर्ष और दुनियाव्यापी संघर्ष का संबंध को अगर नहीं समझेंगे, हम इस संघर्ष को आगे नहीं ले जा सकता है। क्योंकि हम सब समझता है ग्लोबल समस्या है, पर्यावरण का समस्या है, ग्लोबल समस्या है। और ग्लोबल समस्या जब है तो आप स्थानीय स्तर पर क्या करेंगे? जब ग्लोबल पॉलिसी को बदलने के बिना हम कैसे आगे बढ़ सकता है? तो इसलिए अभी हम लोग सब जानते हैं, हम लोग जो सब अपना अपना संगठन से है या व्यक्तिगत तरीके से अपना राजनीति है, तो इसलिए आपस में राजनीति सिखाने के लिए अपना अपना राजनीति होने के बावजूद हम लोग मिल करके क्या मानव राष्ट्र को रक्षा करने के लिए एक एकता का मंच बना सकता है। तो ये आज का मीटिंग में कम लोग होने से भी हम इस प्रयास को छोड़ेंगे नहीं, जरूर हम इस प्रयास को आगे लेके जाएंगे। और उसके बीच में और कुछ साथी को बोलना है, आसिफ को, आप किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, हम उनको आपको और कुछ समय जो है किसी को बोलना है तो बोल सकता है, नहीं तो हम लोग बाकी साथी लोग जो है बातचीत करते हुए इसको हम लोग ये करेंगे, क्या समाप्त करेंगे, या समाप्त करने के बगैर तो कोई भी किसी को बोलना है तो बोल सकता है। क्या पसंद पड़ेगा? यस। मैं तो इससे सहमत हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे संघर्ष चल रहे हैं और पूरी दुनिया भर में भी पूरी दुनिया भर में संघर्ष चल रहा है। अब सवाल ये नहीं कि कौन सा पॉलिटिकल फोर्स इस देश को लीड करेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जहां कहीं भी स्थानीय संघर्ष चल रहा है, हम उन संघर्षों को और मजबूत करें और उनमें से कैसे कोऑर्डिनेशन हो सके, इसके बाद ये तो प्रैक्टिकल बात। लेकिन दूसरी बात है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण क्राइसिस का एक हिस्सा है। पर्यावरण अगर देखा जाए, एक धारा तो ये भी बोलता है कि 24वीं सदी से जब तक एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने के लिए क्या है, इंग्लैंड में पर्यावरण क्राइसिस आ गया। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ज्यादा हुआ। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने आप में एक परिघटना नहीं था, उस वक्त एक सामाजिक ढांचे के रूप में पूंजीवाद उभर के आया। और आज अगर देखा जाए, जो ग्लोबल ड्राइविंग फोर्स है वो कैपिटलिज्म है, और कैपिटलिज्म के ऑल्टरनेटिव में एक सोशलिज्म बन के आया था। लेकिन जो समाजवादी देशों में बहुत सारे लोग हैं, उनको समाजवादी देश मानते भी नहीं, बहुत लोग बोलते हैं वो स्टेट कैपिटलिस्ट, लेकिन उन्होंने भी वही रास्ता, विकास का रास्ता बताया। तो
आज ये मानना है कि अगर दुनिया को पर्यावरणीय क्राइसिस से हम लोगों को बचाना पड़ेगा, पूंजीवाद का ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। पूंजीवाद का ऑल्टरनेटिव जहां तक हम सोचते हैं कि समाजवादी होगा, लेकिन वो कौन सा समाजवाद होगा? क्या वो पुराने ढांचा, पुराना कंजप्शन पैटर्न, पुराने पावर रिलेशन से जनता के नाम पर एक पॉलिट ब्यूरो शासन करे, उन तमाम चीजों से सबक लेते हुए एक नए समाजवाद की अवधारणा और नए समाजवाद का जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन एक अलग किस्म का होगा। लेकिन कुछ चीजें जैसे एनर्जी के सेक्टर पर हम लोग को परमाणु एनर्जी के बारे में गंभीरता से बोलना पड़ेगा कि कुछ एनर्जी तो हम करेंगे नहीं। तो नए समाजवाद का प्रोडक्शन क्या होगा, उसके आपसी रिश्ते क्या होंगे, जब तक हम लोग एक क्लियर कट ढांचा नहीं बनाएंगे तो फिर विकल्प खाली बोलते रहेंगे। तो हमको सोचना पड़ेगा, हम लोग एक नए समाजवाद की बात करते हैं तो नए समाजवाद में प्रोडक्शन क्या होगा लोगों का। ये जाहिर सी बात है कि उसी रास्ते पे चल के सोवियत यूनियन के गिरने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि वो अमेरिका के कॉम्पिटिशन में उतर चुका है। हम लोग एक नए किस्म का लाइफस्टाइल और एक नए किस्म का प्रोडक्शन सिस्टम का पूरा खाका खींचना पड़ेगा, खाली समाजवाद बोलने से नहीं होगा। बस आप आए हुए तो बोलो ना। मेरी आपकी कोई बात फर्क थोड़ी। ओहो, तो दोबारा रिपीट होने में क्या दिक्कत है? बोलो, रिपीट करो ना। आ जाओ। अपन इतने तो लोग हैं, बोलेंगे भी नहीं तो कैसे बात करेंगे? आओ ना इधर। मंच और सदन में बैठे साथियों, मेरे पास सच में कुछ अलग से कहने को नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात मेरे आने के बाद प्रफुल्ल जी ने उठाई, फिर अभी जो बात रखी गई नए भविष्य के समाजवाद को हमें फिर से उस सपने की तफसील को गढ़ना होगा। समाजवादी जो क्रांतियां हुई उनके अनुभव के आलोक में, तो ये बात तो ठीक है। मैं बोलने के लिए इसलिए आ गया मंच पे कि दो कारणों से। एक, ये ना समझ लिया जाए कि मैं, जो आप कह रहे थे कि बहुत से संगठन आए नहीं, तो मैं उपस्थित हूँ और जिन भी तरह के संगठनों से जुड़ा हूँ उनमें मार्क्सवादी, अम्बेडकरवादी, गांधी जी की, राममनोहर लोहिया की प्रेरणा से काम करने वाले अलग अलग मुद्दा आधारित संगठन हैं जिनसे मैं जुड़ा हूँ। और वो उनमें से अधिकांश वर्ल्ड सोशल फोरम वाली चौपाल में जुड़े थे और उन्होंने इस सवाल को भी उठाया था। यहाँ से मैं एक बात पूरी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मंच बनाना चाहते हैं तो वो सार्वजनिक सभा के, पब्लिक मीटिंग के फॉर्मेट में आप अपेक्षा करें कि आप बुलाएंगे तो सब लोग आएंगे। हम लोग आते हैं, हम तो बिन बुलाए भी जाते हैं, जहाँ उसका एक अलग बैकग्राउंड है। लेकिन आमतौर से संगठन, मैंने और आपने मिलके मान लीजिए कोई एक दस्तावेज बनाया और उस दस्तावेज में मैंने अपने संगठन में जब सर्कुलेट किया, मिलके बनाया का मतलब ये नहीं कि मैंने आपसे प्रभावित हुआ, आप मेरे से वो इस मायने में मिलके, कोई मिलके लिखा नहीं। लेकिन अगर मैं उस दस्तावेज को अपने संगठन के भीतर सर्कुलेट कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ एक, जैसे होता है ना, संगठनात्मक राष्ट्रभक्ति, भारत से प्यार नहीं है, समाजवाद से प्यार नहीं है, लेकिन अपनी संगठन की पहचान से इतना प्यार है कि अगर वो, मैं सोशलिस्ट फ्रंट के नाम से राजनीतिक काम करता हूँ, तो अगर मैंने उसमें आपने अपने सर्कुलेट किया, उसमें दो बात मेरी और आपकी जो साझी बात है वो आपने लिख दी, तो मैं फिर आपको फोन करके कहूंगा कि देखिए आपने तो सोशलिस्ट फ्रंट की बात भी उसमें लिखी है और हमारा नाम तो डाला नहीं है। तो इस सीमा तक हम लोगों को अपने पहचान के बारे में ज्यादा सजगता है और मुद्दों के बारे में कम सजगता है। तो ये दो बातें मैं संगठन के स्तर पे कहना चाहता हूँ कि अगर हम सच में गंभीर हैं व्यापक मंच बनाने के, तो उसको व्यक्तिगत राजनीतिक बातचीत करके और फिर
कार्यकर्ता बैठके करके अपने संगठनों में औपचारिक मैंडेट आपने लिया ही होगा, तो और संगठनों में क्या मैंडेट है, किस आधार पर वो एकता चाहते हैं, मंच चाहते हैं। पर्यावरण एक अकेला सवाल नहीं है। जो दुनिया का शासक वर्ग है वो पर्यावरण के नाम पे सिर्फ इस पे कर रहा है कि इस संकट का भी कैसे कॉर्पोरेशंस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। जो कानून के बाद जो मेक्सिको की आप असफलता बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि उसमें हमारे यहाँ के शासक वर्ग ने अमेरिकी शासक वर्ग का दुमछल्ला होने का साफ साफ बेशर्मी से तय कर लिया। वो पोस्को के बारे में राहुल गांधी जो मर्जी कहें, उसके पीछे मुझे तो राजनीतिक मंशा ये नजर आती है कि वो लेन देन का जो मसला है वो ठीक से नहीं तय हुआ होगा। वो भाजपा के समय क्लियरेंस मिला होगा और अभी का क्लियरेंस में तो पोस्को की बजाय कोई और आ जाए। तो अगर पोस्को के किस्म के विकास के अगर ये खिलाफ होते तो नर्मदा में इतने विस्थापित हैं, उनकी क्यों नहीं जयराम रमेश खबर ले रहे हैं, और तमाम उदाहरण इस तरह के दिए जा सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया के शासक वर्ग ने अधिकांश बोलोविया जैसे कुछ अपवादों को छोड़ के, लैटिन अमेरिका में ऐसे अपवाद हैं, लेकिन बाकी तीसरी दुनिया में हमारा जो शासक वर्ग है वो कॉर्पोरेट अनुकूल बुर्जुआ लोकतंत्र चाहता है। उसमें स्वराज और लोग की कोई जगह नहीं है, उसमें जनवाद की कोई जगह नहीं है। और मुझे लगता है कि जो असित भाई कह रहे हैं, मैं और असित इकट्ठे ही काम करते हैं, तो वहां भी हम लोग झगड़ा करते रहते हैं, यहाँ भी वैचारिक झगड़ा मैं सार्वजनिक करने का कायल हूँ। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से एक पूरी सहमति बन गई है दुनिया के शासक वर्ग में और राज्य तंत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच में जो संधि है वो संपूर्ण है, उसमें अब आपसी झंझट नहीं है। तो हम लोगों को एक तरह से ब्राह्मणिक हो जाएगा कि हम नए समाजवाद का रूप कैसे है इस पर वैचारिक बहस करने लगे। मुझे लगता है कि असित निजी जीवन में तो वही करते हैं जो उन्होंने यहाँ नहीं कहा, और यहाँ जो कहा वो तो ब्राह्मणिक एक्सरसाइज है। मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है कि भविष्य का समाजवाद कैसा हो। मेरी रुचि है कि जो तमाम संघर्ष चल रहे हैं, जमीनी संघर्ष, उनको कैसे जागतिक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, दक्षिण एशिया के स्तर पे कैसे जोड़ा जाए और उन संघर्षों का जो सांगठनिक चरित्र है वो ऐसा रहे कि हमारे पार्टी के नेतृत्व में हो। इसमें मेरी कोई खास रुचि नहीं है। जो शोषित जनता है उसमें से नेतृत्व निकलने की प्रक्रिया फिर से खड़ी हो, वो प्रक्रिया